चलिए, लास्ट थिंग दैट आई वाज टेलिंग यू, सेक्शन 75 इज नॉट अ सेपरेट ऑफेंस। आप इसको एक सेपरेट ऑफेंस मत समझिएगा, ये कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पहले चैप्टर 12 में जब ऑफेंस किया था आज से 4 साल पहले, और आज फिर मैंने चैप्टर 12 में ऑफेंस किया, तो आज जो मैंने ऑफेंस किया मेरे ऊपर सेक्शन उसी ऑफेंस का लगेगा। आप सेक्शन 75 मत लगा देना साथ में कि इस बार तो सेक्शन 75 भी लगेगा आपके ऊपर क्योंकि आपको एनहेंस पनिशमेंट मिलेगी। तो देखिए, सेक्शन 75 कोई एक सेपरेट ऑफेंस को यहाँ पे शो नहीं करता। जिस तरह से सेक्शन 34 जो हम पढ़ रहे थे, जो कि अपना जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल बता रहा था, सेक्शन 34, वहां भी मैंने आपको क्या बताया था कि सेक्शन 34 अपने आप में कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है, वो एक जॉइंट लायबिलिटी का प्रिंसिपल है। सिमिलरली सेक्शन 75 कोई सेपरेट ऑफेंस नहीं है, वो एक ऐसी लायबिलिटी का प्रिंसिपल है जो आपको इनहेंस्ड पनिशमेंट दिलवाता है। तो इट इज जस्ट अ प्रिंसिपल जो आपको इनहेंस्ड पनिशमेंट दिलवाता है, इट इज नॉट अ स्पेसिफिक सेपरेट ऑफेंस। व्हाट इट कंटेम्पलेट इज वेरी सिंपल, कि सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 12 और चैप्टर 17 के प्रीवियस कॉन्विक्शन के बाद में फिर से आप ऑफेंस करते हो। एक शर्त यहां पे है कि जो प्रीवियस कॉन्विक्शन है उसमें आपको 3 साल या 3 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट मिला हो। दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 75। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि सेक्शन 75 की एप्लीकेबिलिटी के लिए जो प्रीवियस कॉन्विक्शन है वो 3 साल से ज्यादा या 3 साल का होना चाहिए। ठीक है, अगर 3 से कम का मिला हो तो उस केस में आप यहाँ पे इनहेंस्ड पनिशमेंट एप्लीकेबल नहीं करोगे। और दूसरी चीज, और एक और एप्लीकेबिलिटी कि वहां प्रीवियस केस में आप कॉन्विक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रीवियस केस में से आप एक्विट हो गए हो। अगर प्रीवियस केस में आप एक्विट हो गए हो तो उस पर भी आपको सेक्शन 75 एप्लीकेबल नहीं होगा। चलिए, यहां सेक्शन 75 भी कंप्लीट हुआ और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो था वो कंप्लीट हो गया। एक्सक्यूज मी सर। यस सर, आर यू प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन? क्योंकि मतलब आई कांट सी। एक मिनट, लेट मी चेक। इज इट विजिबल नाउ? नो सर, इट्स लाइक परितोष शर्मा has start. Yes. Okay. Actually, it was not presenting for a while. चलिए, कोई नहीं। देखिए, चैप्टर 3 जो है फाइनली वो हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 3 में आईपीसी की जितनी भी पनिशमेंट होती है वो सब हमने देख ली। पिनल कोड में कितने टाइप की पनिशमेंट दी है, वो पनिशमेंट कैसे एप्लीकेबल होगी, वो पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, क्या उस पर कोई लिमिटेशन है, अगर लिमिटेशन है तो कितने लिमिटेशन है, ये सब चीज आईपीसी में सिर्फ एक ही जगह मिलती, वो चैप्टर 3 था जो हमने अभी कवर किया। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है चैप्टर 4। और चैप्टर 4 जो है वो भी एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम कहते हैं जनरल एक्सेप्शन। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको, जब हमने आईपीसी शुरू किया था तब भी मैंने आपको इसका एक क्लासिफिकेशन बताया था कि आईपीसी को 2 जगह डिवाइड किया है। एक तो बेसिक प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल, और दूसरा स्पेसिफिक ऑफेंसेस। बट आप एक चीज समझिएगा, जितना इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक प्रोविजन, जितना स्पेसिफिक ऑफेंसेस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा ये जनरल प्रिंसिपल वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है। और उसका भी एक रीजन है। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि स्पेसिफिक ऑफेंसेस जो है वो तो कोई इंसान याद नहीं कर सकता है। वो तो बेयर एक्ट साथ में लेके चलोगे तो बेयर एक्ट देख के भी बता सकते हो कि कौन सा ऑफेंस हुआ है। बट जनरल प्रिंसिपल जो है वो हर किसी को बेयर एक्ट देख के समझ नहीं आता। और स्पेसिफिक ऑफेंस अगर आपको पता भी होंगे तो भी आपको जनरल प्रिंसिपल नहीं पता है, तो आप उन्हें एप्लीकेबल नहीं कर पाओगे, या एप्लीकेबल कर दोगे तो हो सकता है कई जगह गलत एप्लीकेबल कर दोगे, बिकॉज यू आर नॉट नोइंग द जनरल प्रिंसिपल्स। तो ये चीज तो दिमाग में रखना कि जो आईपीसी का स्टार्टिंग वाला पोर्शन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसको हम जनरल प्रिंसिपल्स कहते हैं,
वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू स्पेसिफिक ऑफेंसेस। तो अपना पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे रखना, ठीक है। और अभी जो चैप्टर आ रहा है चैप्टर 4, इस पे तो कुछ ज्यादा ही कंसंट्रेशन रखना, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो एक ऑफेंस को एक नॉट नॉन ऑफेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी एक ऑफेंस को नॉन ऑफेंस में कन्वर्ट कर देता है ये चैप्टर। कि आपने कोई ऑफेंस किया बट आपको उसकी सजा ही नहीं मिलेगी, ये माना जाएगा कि आपने ऑफेंस ही नहीं किया। तो समझना इस चैप्टर को ध्यान से। पहले इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चैप्टर 4 जो है वो सेक्शन 76 से लेके 106 तक है। इसको याद करने की तो काफी इजी ट्रिक भी आपकी बन जाएगी, 76106 यानी 76 से 106, इसको याद कर लेना, रट लेना। अब इस चैप्टर में वो प्रोविजंस दिए हैं जो एक ऑफेंस को नॉन ऑफेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। चैप्टर 4 जो है जनरल एक्सेप्शन जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन वाला चैप्टर है, यानी कि पूरे पिनल कोड में ऑफेंस चाहे कोई भी हो, दैट ऑफेंस इज सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। और ये चीज आपको मैंने सेक्शन 6 में पढ़ा दी थी। जब हम सेक्शन 6 पढ़ रहे थे तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि ऑल द डेफिनेशंस इन द पिनल कोड मस्ट बी सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। यानी वहां पे आपको हर एक ऑफेंस के बाद ये बताया नहीं जाएगा कि इस पे जनरल एक्सेप्शन अप्लाई होती है, या आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल चीज है, हर सेक्शन पे अप्लाई होती है। बट द बर्डन ऑफ प्रूविंग द जनरल एक्सेप्शन इज ऑलवेज ऑन द एक्यूज्ड। अगर आपने कोई ऑफेंस किया है और आप चाहते हो कि आप उसे जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में लाओ, या आप ये कहना चाहते हो कि आपने ऑफेंस नहीं किया, तो द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट द एक्ट दैट यू डिड फॉल्स अंडर द जनरल एक्सेप्शन इज ऑन यू। यानी कि आप इस चीज को प्रूव करेंगे, आप एक्यूज्ड इस चीज को प्रूव करेंगे कि आपका जो ऑफेंस है, आपका जो एक्ट है, वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल करता है, ठीक है। उसके बाद जनरल एक्सेप्शन जो है उसमें कौन कौन से एक्ट हैं, यानी कि ऐसे कौन कौन से एक्ट हैं आईपीसी के अंदर जहां पे आप क्रिमिनल लायबिलिटी से एग्जेम्प्ट हो जाओगे, यानी वहां पे आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बचेगी। मैंने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बना रखी है सेक्शन, सारे सेक्शन की। वो सारे सेक्शन जो है, मतलब इन टोटल ये जो एक्ट हैं जो इन सेक्शंस में आपको मिलेंगे, ये सारे एक्ट आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनाते हैं। यानी अगर आप इनमें से कोई भी एक्ट कर दोगे तो आप उसके लिए क्रिमिनली लायबल नहीं होंगे। 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और फिर ये 92, 93, 94, 95 और 96 से लेकर 106 तक, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि सर 76 से 106 तक ऑलमोस्ट सारे ही तो हो गए, लेकिन आप देखिए ध्यान से, सारे नहीं हुए, कुछ कुछ बीच में मिसिंग, ठीक है। जैसे कि 90 और 91 मिसिंग है, बाकी सब हो गए, ठीक है। तो वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि वो कोई एक्ट नहीं है, वहां पे कोई प्रिंसिपल दे दिया होगा। बाकी ये सारे तो एक्ट हैं, ठीक है। तो ये सारे एक्ट ऐसे एक्ट है जहां पे आपकी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनेगी। अभी जो आपके जनरल एक्सेप्शन है, हमने उस जनरल एक्सेप्शन को भी कैटेगराइज कर दिया है, हमने उसकी भी कैटेगरी बना दी कि किस किस तरह के जनरल एक्सेप्शन होते हैं। तो देखिए, एक होता है जुडिशियल एक्ट, जो कि सेक्शन 77 और 78 में पढ़ेंगे। जुडिशियल एक्ट का मतलब होता है कि कोई जज कुछ एक्ट कर रहा है, या जज के कहने पे कोई इंसान एक्ट कर रहा है, तो वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगी। समझ रहे हो, वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि जज ने बोला है करने के लिए, गुड फेथ में बोला होगा, तो वो एक एक्सेप्शन हो गया। फिर एक एक्सेप्शन होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, 76 और 79 में आएगा ये। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है मैं आपको उसी टाइम समझाऊंगा। फिर आता है एक्सीडेंट, सेक्शन 80। कोई भी चीज अगर एक्सीडेंटली होती है, गलती से होती है, तो उसके लिए कोई इंसान लायबल नहीं होता है। चौथा जो कैटेगरी है वो है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, 81 से 86 तक भी आएगा, 92 से 94 तक भी आएगा। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी ऑफेंस अगर आप कर रहे हो तो वो ऑफेंस इसलिए होता है क्योंकि आप उसको क्रिमिनल इंटेंशन से करते हो, ठीक है। बट अगर आपका वहां पे क्रिमिनल इंटेंशन कुछ है ही नहीं करने का, यानी वो गलती से हुआ है, आप नहीं चाहते थे ऐसा हो, या आपका उधर करने के पहले कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था, आप किसी के अच्छे के लिए कुछ कर रहे थे और अच्छे के लिए करते करते उसके साथ कुछ गलत हो गया, तो वहां भी आप एक ये चीज उठा के ला सकते हो कि देयर वाज नो क्रिमिनल इंटेंशन। अगर प्रूफ हो गया कि क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था,
तो आप जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में आ जाओगे और आपको वहां पे सजा नहीं मिलेगी। फिर एक कैटेगरी आती है कंसेंट, सेक्शन 87 और 90 में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। कंसेंट में क्या होता है कि अगर आप किसी के साथ कुछ करते हो जिसमें सामने वाला खुद आपको कंसेंट दे रहा है कि कर दे, और वो करने के कारण सामने वाले की डेथ हो जाती है या सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है या आप उसको हर्ट कर देते हो, तो वहां पे आपको एक डिफेंस मिल जाता है कि सामने वाले ने खुद आपको वो चीज करने की कंसेंट दी थी जो आपने उसके साथ की है। तो अब सामने वाला कंसेंट दे रहा है और कंसेंट के बाद आपने किया और आपके करने से उसको हर्ट हुआ, तो अब उसके हर्ट के लिए जिम्मेदार कौन? कोई नहीं। ठीक है। फिर एक कैटेगरी आती है ट्रिफलिंग एक्ट, सेक्शन 95। ट्रिफलिंग एक्ट का मतलब होता है बहुत छोटी छोटी एक्ट, मतलब इतनी छोटी एक्ट जिसके लिए कोई इंसान कंप्लेन ही नहीं करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपके ऊपर एक चीटा छोड़ दिया या चीटी छोड़ दी, उस चीटी ने आपको काट लिया, ये कुछ ज्यादा ही ट्रिफलिंग एक्ट बता दी मैंने, बहुत ही ज्यादा छोटी हो गई है। आप सपोज करो कि उस चीटी ने आपको काट लिया तो आपको यहाँ पे हाथ पे चोट लग गई, या आपने उस, मान लो एक्सेप्शन हो गया आपके साथ भी कि चीटी ने आपको काटा तो आपको बहुत ही ज्यादा चोट लग गई हाथ पे। अब ठीक है, इतना बेसिक सा चीज है ये कि आप इसके लिए कोई पुलिस स्टेशन जाओगे नहीं, कंप्लेन करोगे नहीं, है ना, तो ये ट्रिफलिंग एक्ट कहलाती है। तो ऐसे एक्ट भी जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करते हैं कि एक प्रूडेंट मैन इतनी सी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करेगा, बट अगर करने चले भी जाता है तो आप जनरल एक्सेप्शन का सहारा वहां पे ले सकते हो। और फिर एक आखिरी जो आता है कैटेगरी, वो है प्राइवेट डिफेंस, जो कि आखिरी कैटेगरी है सेक्शन 96 से लेकर 106 तक की। और प्राइवेट डिफेंस का मतलब होता है कि आप अपनी रक्षा में, अपनी आत्मरक्षा में अगर सामने वाले पे अटैक कर देते हो तो वो भी जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरी में फॉल करता है, वो ऑफेंस नहीं कहलाता है। हर इंसान को अपनी खुद की रक्षा करने का अधिकार होता है, इज द राइट कि हम अपने आप को डिफेंड करें जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, या हमारी प्रॉपर्टी को हम डिफेंड करें जब उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई मुसीबत आती है। So these are the categories of general exception, कि जनरल एक्सेप्शन में हम क्या क्या पढ़ेंगे अभी, मतलब इस चैप्टर में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। जुडिशियल एक्ट यानी कि जजेस का काम, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल एक्ट, कंसेंट, ट्रिफलिंग एक्ट, प्राइवेट डिफेंस। ये 6 कैटेगरीज आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, सेक्शन इनके भले याद ना हो बट एटलीस्ट आपको ये कैटेगरीज पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें जनरल एक्सेप्शन में फॉल करती है। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन 76। अभी देखिए सेक्शन 76 क्या कहता है। सेक्शन 76 कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। किसी इंसान ने जो कि बाउंड था मतलब कि वो इंसान उस चीज को करने के लिए बाध्य था। बाध्य था का मतलब होता है कि वो इंसान की ड्यूटी थी कि वो उस काम को करे, पर उसने कर दिया। या फिर बाय अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही बिलीव्ड दैट ही वाज बाउंड, या उसे इस चीज की मिस्टेक हो रही थी, उसे इस चीज का ये भुलावा था कि वो बाउंड है उस चीज को करने के लिए। और बाउंड कैसे है? बाय लॉ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हो, अभी आप ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट को देख के खड़े हो जाते हो, आप रेड लाइट को तोड़ के नहीं जाते हो आगे, या रेड सिग्नल जब होता है तो आपको वहां पे रुकना पड़ता है, आप खुद भी रुकते हो। क्यों रुकते हो? क्योंकि आप अपने आप को वहां पे बाउंड बाय लॉ महसूस करते हो। आपको पता है कि इट इज द लॉ कि अगर रेड लाइट है, सिग्नल है, तो आपको वहां पे सिग्नल नहीं ब्रेक करना है। तो एट दैट टाइम यू आर बाउंड टू स्टैंड एट द सिग्नल जस्ट बिकॉज यू आर बाउंड बाय अ मोटर व्हीकल लॉ। तो इस तरह से कोई इंसान जो अपने आप को बाउंड बाय लॉ समझ रहा हो, चाहे फिर भले वो हो नहीं, बट अगर मान लो कि उसको इस चीज की मिस्टेक हो गई है, वो इस चीज को भूल चुका है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो बाउंड बाय लॉ है, रियलिटी में वो ना हो, पर कोई बात नहीं, उसको तो पता है ना, उसको तो लग रहा है ना कि वो बाउंड बाय लॉ है। अब असलियत की चीज बाद में देखेंगे। तो वहां पे अगर वो इंसान बाउंड बाय लॉ अपने आप को समझ के अगर कुछ एक्ट कर देता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है? तो सेक्शन 76 यही कहता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज
or who by reason of a mistake of fact and not by a reason of mistake of law in good faith believe himself to be bound by law to do it. आप पहली चीज तो बेरेट साथ में लेके अगर बैठे हो ना तो एक चीज उस पर अंडरलाइन कर लो, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, इस चीज को मार्क कर लो, ठीक है। दूसरी चीज मार्क कर लो गुड फेथ, ये दो चीज मार्क कर लो। अब देखो यहाँ पे एक मैक्सिम होती है, एक लीगल मैक्सिम यहाँ पे होती है, इसको हम कहते हैं इग्नोरेंशिया फैक्टी डॉट एक्सक्यूजेट एंड इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बड़ा सिंपल है, आपने पहले भी सुना होगा, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। यानी कि फैक्ट को आप इग्नोर कर चुके हो या कोई फैक्ट आपको नहीं पता है, ये एक्सक्यूज हो सकता है, बट आपको लॉ नहीं पता है, ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता। फैक्ट नहीं पता है ये एक्सक्यूज हो सकता है, बट लॉ नहीं पता है ये एक्सक्यूज नहीं होता, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये हम जब से लॉ में आते हैं तब से हम कभी ना कभी इसको सुनते आते हैं, कभी टॉर्ट में सुनते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट में सुनते हैं, कहीं ना कहीं इसको सुनते आते हैं। आज आईपीसी में भी सुन लीजिए, यहाँ भी इस मैक्सिम का प्रिंसिपल बैठा हुआ है, और इसी मैक्सिम के कारण यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको मार्क करवाया कि नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको इसका। एक सोल्जर है, सोल्जर को किसकी बात मानना होती है? अपने सुपीरियर ऑफिसर की, यानी जो ऑफिसर उससे भी बड़ा होता है उसकी बात मानना पड़ती है। अब सोल्जर का काम सिर्फ कितना होता है कि उसका सुपीरियर ऑफिसर उसको कुछ बोले और वो बस आंख बंद करके अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात मानता है और काम करना चालू कर देता है। तो सोल्जर को उसके सुपीरियर ऑफिसर ने बोला है कि यार तुम इस भीड़ के ऊपर गोली चला दो। सोल्जर को उसके सुपीरियर ऑफिसर ने बोला है कि तुम इस भीड़ के ऊपर गोली चला दो, और वो सुपीरियर ऑफिसर ने जैसे ही कहा वैसे ही सोल्जर ने उस भीड़ के ऊपर गोली चला दी या भीड़ के ऊपर गोलियां चला दी। क्या यहाँ पे सोल्जर ने कोई ऑफेंस किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका रीजन समझिएगा। क्योंकि सोल्जर को उसके सुपीरियर ऑफिसर ने गोलियां चलाने का बोला था, एंड ही इज बाउंड बाय लॉ टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर। समझना इस चीज को। आप जैसे ही आर्मी में जाते हो, आप जैसे ही वहां पे जॉब ज्वाइन करते हो, जॉब आपकी लगती है, आप समझ जाओ कि आपकी वहां पे एक ड्यूटी बन चुकी है, आप बाउंड बाय लॉ हो चुके हो कि आपका सुपीरियर ऑफिसर आपको जो भी काम करने को बोलेगा, जो भी काम, इलीगल काम की बात अलग है, वो इसमें नहीं आएगा, बट जो भी काम वो आपको करने का बोलेगा आपको वो करना पड़ेगा। तो सोल्जर ने भी वही किया जो उसके सुपीरियर ऑफिसर ने कहा, तो बस सेक्शन 76 में कवर हो गया वो, इसलिए सोल्जर ने वहां पे जो किया वो ऑफेंस नहीं है। ठीक है, बट एक और चीज मैंने आपको जैसा कि बताया कि यहाँ पे इलीगल चीज की बात नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा ना हो कि आपका सुपीरियर ऑफिसर आपको कुछ इलीगल चीज करने को बोले और आप इलीगल चीज कर दो। यहाँ पे क्लियरली याद रखना कि फॉर इलीगल एक्ट हाउएवर नाइदर द ऑर्डर ऑफ द पेरेंट नॉर अ मास्टर नॉर अ सुपीरियर विल फर्निश एनी डिफेंस। यानी कि इलीगल एक्ट के लिए तो आपको यहाँ पे कोई डिफेंस नहीं मिलने वाला, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज होती है, कई बार ऐसा होता है जब आपकी जो जॉब होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि आपका सुपीरियर ऑफिसर आपको कुछ करने का बोलेगा तो आप उस चीज को करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर वो सोल्जर अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात नहीं मानता तो उसके ऊपर एक ये चार्ज लग जाता कि तूने सुपीरियर ऑफिसर की बात नहीं मानी। मैं तो कहता हूं मान लो एक पल के लिए कि उसके सुपीरियर ऑफिसर ने उसको कोई इलीगल काम करने का बोला होता, या सुपीरियर ऑफिसर अपने इंफीरियर ऑफिसर से कुछ इलीगल काम करवा रहा है, तो इंफीरियर ऑफिसर ने एक बार मना कर दिया, 2 बार मना कर दिया, लेकिन तीसरी बार जब सुपीरियर ऑफिसर ने दबाव डाला, जब सुपीरियर ऑफिसर ने फोर्स करा, तो कहीं ना कहीं इंफीरियर ऑफिसर को दबना पड़ा, और उस दबाव में आके उस इंफीरियर ऑफिसर ने उस इलीगल ऑर्डर का भी पालन कर दिया, यानी उसने उस इलीगल चीज को कर दिया। तो वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इलीगल ऑर्डर जब आपने फुलफिल किया या इलीगल ऑर्डर जब आपने वहां पे इंप्लीमेंट किया तो उसके लिए आपको कोई डिफेंस नहीं मिलेगा, बट इट कैन ओनली बी यूज्ड इन द मिटिगेशन ऑफ पनिशमेंट, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ कंप्लीट डिफेंस। माना कि हम इसको कंप्लीट डिफेंस नहीं बोल रहे, माना कि आप इसके कारण एक्विट नहीं हो जाओगे, बट कहीं ना कहीं आपको इसमें कम पनिशमेंट मिलेगी, जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि यू वर बाउंड,
आप वहां पे प्रेशर में थे अपने सुपीरियर ऑफिसर से, इसलिए यहाँ पे कोर्ट जो है वो थोड़ा सा आपके फेवर में बोलेगी और आपको सजा कम से कम दिलवाने की कोशिश करेगी। हाँ, कंप्लीट डिफेंस नहीं मिलेगा बट सजा कम हो जाएगी। ये चंपालाल वर्सेस एम्परर वाला केस था, इसमें यही चीज हुई थी, आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 42, जिसमें प्राइवेट पर्सन आर बाउंड टू असिस्ट द पुलिस ऑफिसर। जब पुलिस ऑफिसर किसी पर्टिकुलर केस के लिए आते हैं कहीं पे छानबीन करने, तो वहां पे जो प्राइवेट पर्सन होते हैं वो उन पुलिस वालों की हेल्प करने के लिए बाउंड रहते हैं, बाउंड बाय लॉ। अगर वो लोग सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी से बाउंड है, इसका मतलब वो लोग बाउंड बाय लॉ हैं। तो अगर ऐसे में कोई प्राइवेट पर्सन जो कि बाउंड बाय लॉ है पुलिस की मदद करने के लिए, अगर वो कुछ एक्ट कर देते हैं, तो वो एक्ट भी इस सेक्शन के अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा। सेक्शन 76 के अंदर वो भी एक्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, उनको उस चीज का डिफेंस मिल जाएगा, क्योंकि वो तो कह देंगे कि भैया हमने जो किया वो पुलिस की मदद करने के लिए किया, और हमने जो किया वो सीआरपीसी के सेक्शन 42 में लिखा हुआ है। तो अब आप जानो और सीआरपीसी जाने, हमने तो कर दिया। तो वो भी उनको डिफेंस सेक्शन 76 का मिल जाएगा। बट एक चीज याद रखिएगा, जो कुछ भी यहाँ पे करना है वो गुड फेथ में होना चाहिए, और गुड फेथ जो होती है इट इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। वहां पे देखा जाता है कि क्या सामने वाला जो काम कर रहा है वो गुड फेथ में कर रहा है, कहीं उसका कोई खुद का फायदा तो नहीं है वहां पे करने के लिए, तो वो सब चीजें देखना पड़ती है ना। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए, ये सेक्शन 76 समझ में आपको आ गया होगा। एक बेसिक सी चीज यहाँ पे याद रखना कि इसमें वो लोगों के एक्ट कवर होती है जो बाउंड बाय लॉ होते हैं, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण उन्हें लगता है कि वो बाउंड बाय लॉ है और वो उस काम को कर देते हैं। तो वो काम करना एक ऑफेंस नहीं कहलाता है, बट शर्त है गुड फेथ में होना चाहिए, और दूसरी शर्त है इलीगल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर इलीगल एक्ट होगा, आपको पता है कि वो इलीगल है, तो फिर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि जैसे ही काम इलीगल होता है, जो गुड फेथ वाली बात होती है वो खत्म हो जाती है। दैट इज द थिंग। चलिए, 76 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अब कल से हम 77 से शुरू करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर आई हैव अ डाउट। हाँ, पूछिए। सर ये जो आपने एग्जांपल दिया सर वो सोल्जर वाला, तो सर ये जो सोल्जर, क्योंकि ए इज अ सोल्जर दैट इज व्हाई ही इज प्रोटेक्टेड राइट, अगर कोई नॉर्मल आदमी होता है तो प्रोटेक्शन नहीं मिलता। ए इज अ सोल्जर, हाँ ठीक है, सोल्जर है इसलिए वो बाउंड बाय लॉ है कि उसको अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात मानना है। तो सर वो करेक्ट। चीज कैसे डिसाइड होता है कि हु इज बाउंड बाय लॉ एंड हु इज नॉट बाउंड बाय लॉ? ये चीज डिसाइड होता है कि आप किस लॉ से बाउंड होने की बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि प्राइवेट पर्सन को पुलिस की हेल्प करना है, ऐसा लिखा है, कहाँ लिखा है? सीआरपीसी में लिखा है, सेक्शन 42 में लिखा है। तो आप सीआरपीसी से बाउंड हो ना। तो यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा कि प्राइवेट पर्सन बाउंड था कि नहीं था? सेक्शन 42 में देखेंगे जाके। अगर बाउंड बाय लॉ आप होते हो तो किसी लॉ में कहीं ना कहीं उसका प्रोविजन दिया होता है ना, उसके अकॉर्डिंग देखा जाता है। सोल्जर को अपने सुपीरियर ऑफिसर की बात मानना है, ये उनके आर्मी एक्ट में लिखा है, तो वहां सर ये देखा जो जाता सुपीरियर दिया है। दैट पर्टिकुलर, सॉरी सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर आप बोलिए सर। तो नहीं, सर हो गया ये कंप्लीट। जो सुपीरियर ऑफिसर है एज यू मेंशन, तो वो सुपीरियर ऑफिसर भी मतलब लायबल नहीं होंगे कोई पनिशमेंट के लिए, बिकॉज ही अगर इज आल्सो अगर बाउंड बाय चीज, लॉ अकॉर्डिंग। हाँ वो भी नहीं होंगे, बट वो अलग बात है। अगर आईपीसी के प्रोविजन से देखोगे तो नहीं होंगे लायबल। बट अगर कहीं से कोई कंप्लेन आती है कि नहीं उन्होंने जो उस दिन गोलियां चलवाई थी वो गलत था, तो फिर उनकी जो आर्मी का जो अपना अलग होता है कोर्ट मार्शल वगैरह, वहां पे जरूर उनकी कमेटी बैठेगी। तो उस कमेटी का फिर वो मैटर हो जाएगा, तो फिर हमारा पिनल कोड तो उधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है। बट अगर पिनल कोड के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आर्मी का सुपीरियर ऑफिसर जो कर रहा है वो भी, और उनके ऑर्डर पे सोल्जर जो कर रहा है वो भी, वो हमारे लिए तो वो दोनों ही बाउंड बाय लॉ है। क्योंकि सुपीरियर ऑफिसर बाउंड बाय आर्मी लॉ है, और सोल्जर जो है वो बाउंड बाय ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर। तो पिनल कोड के लिए अपन अगर देखेंगे एज अ लेमैन, या अपन इसको पिनल कोड की नजरों से देखेंगे, तो हमारे लिए वो दोनों ही बाउंड बाय लॉ है, और वो दोनों का ही एक्ट सेक्शन 76 में कवर होगा। हाँ, उनका खुद का जो अलग एक्ट है उसके अंदर जो भी बैठे कमिटी बैठे, उनकी जांच हो कुछ भी हो, फिर वो हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल जाता है। ठीक है।
चलिए, ठीक है, थैंक यू। ये चीज यहाँ कंप्लीट हुई, सेक्शन 76 कंप्लीट हुआ। अभी सेक्शन 77, इसके आगे की चीजें हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। कोई और डाउट है किसी को? नहीं है? चलिए, तो हम मिलते हैं कल।